सवाल कह रहा है मैक्स प्लैंक इज वेल नोन बिकॉज ऑफ हिज, क्या किया था प्लैंक ने ऐसा जिसकी वजह से उसको शोहरत मिली। तो प्लैंक की जो वजह शोहरत है वो सिर्फ ये है, उसने ही बात बताई थी आपके पास कि जितनी भी एनर्जी हमारे पास ट्रेवल कर रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, वो क्वांटाइज्ड है, वो डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में, और हर पैकेट की एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होती है, जो कि डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो यहां पे अगर हम जाएं तो प्लैंक ने जो आपके पास यहाँ पे काम किया, जो मेजर उसकी अचीवमेंट है, वो सिंपली क्या है कि उसने एनर्जी क्वांटाइजेशन बताई थी कि आपके पास जो एनर्जी मूव कर रही होती है दैट इज क्वांटाइज्ड एंड डिस्क्रीट, और उसमें एक पैकेट ऑफ एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज E इज इक्वल टू एच न्यू, जिसमें H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट है हमारे पास, ये प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपके पास होती है 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, और न्यू जो है दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। ठीक है, जो वेव हमारे पास एनर्जी को कैरी करके लेके जा रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। क्वेश्चन कह रहा है वेवलेंथ ऑफ 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन इज 1.24 एक्सपोनेंट माइनस 19 मीटर, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन। अब मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है कैसे फोटोन की जिसकी एनर्जी कितनी है हमारे पास 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का मतलब होता है, मेगा इज अ प्रीफिक्स विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6, और ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। बट हम तो जो आंसर चाहते हैं वो आंसर हमारे पास होता है आपका, सॉरी, वो आंसर हमारे पास होता है ऐसा यूनिट्स में जो कि होता है जूल्स। तो अगर मुझे एनर्जी को जूल्स में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए जो कन्वर्जन फैक्टर हम यूज करते हैं, हम इसको उठा के मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से। याद रखिएगा बेटा, एनर्जी का एक बड़ा यूनिट होता है जूल, और एटॉमिक लेवल की या छोटे लेवल की जो एनर्जीज हम लोग फाइंड आउट कर रहे होते हैं उसका यूनिट होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर कभी सवाल ऐसा आ जाए कि आपसे कहा जाए भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना है आपने, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से, जो कि एक्चुअली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और अगर मुझे जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना हो तो मैं यहीं पे इसी को क्या कर दूंगा, आपके पास डिवाइड कर दूंगा जो भी वैल्यू गिवन होगी 1.6 माइनस 19 से। ठीक है, फिलहाल मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 13 जूल्स। एनर्जी आ गई है, हमें क्या निकालना है, हमने उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी निकालने का जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे प्लैंक्स फॉर्मूला। ठीक है, प्लैंक का जो लॉ है, प्लैंक के लॉ के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है वेव के अंदर वो क्वांटाइज्ड होती है, डिस्क्रीट पैकेट्स में होती है, और एक पैकेट की जो एनर्जी होती है वो बराबर होती है आपके पास E इज इक्वल टू एच न्यू के। तो यहाँ पे न्यू जो है दैट इज द फ्रीक्वेंसी। सो इफ यू हैव टू फाइंड आउट न्यू, आपने सिंपली क्या करना है, एनर्जी को आप डिवाइड कर देंगे अपने पास प्लैंक्स कांस्टेंट से। तो एनर्जी को जब आप डिवाइड करोगे प्लैंक कांस्टेंट से, आप सिंपली अपने पास क्या करें, अपने कैलकुलेटर्स उठा लीजिए, क्योंकि एनईडी के अंदर आपको कैलकुलेटर अलाउ है। आप कैलकुलेटर में जैसी वैल्यू पुट करोगे, E की जगह 1.6 माइनस 13 और H की जगह 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाता है वो फाइनल आंसर हमारे पास आता है 2.415 एक्सपोनेंट 20 हर्ट्ज। तो चूंकि यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया दिस वन। नाउ सर्च दैट इन द ऑप्शंस, द ऑप्शन इज सी। अगले सवाल में कह रहे हैं द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज 3.3 एक्सपोनेंट माइनस 29 सेकेंड्स। ठीक है, द डी ब्रोगलीज वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल विल बी। डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट था जिसने सिर्फ हम लोगों को यह बात बताई थी कि जिस तरह से आपके पास जितनी भी एनर्जीज होती हैं, जितनी भी वेव्स होती हैं, वो आपके पास डुअल नेचर रखती हैं जैसे लाइट, तो आपके पास इसी तरीके से जो पार्टिकल है काइंड ऑफ वो भी डुअल नेचर रख सकता है, उसकी भी कोई ना कोई वेव नेचर एग्जिस्ट करती होगी। तो अगर उस वेव नेचर को आप एक्सेस करना चाहते हो, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, और पी जो है हमारे पास वो आपके पास कहलाता है मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो पी जो है वो मोमेंटम है जो कि गिवन है क्वेश्चन में। तो अगेन अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हम लोगों को सवाल में क्या चीज गिवन है, मोमेंटम गिवन है, और पूछा हमसे क्या जा रहा है, वेवलेंथ पूछी जा रही है। तो वेवलेंथ निकालने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि आपके पास डिवाइड करना है प्लैंक्स कांस्टेंट को आपके पास जो मोमेंटम गिवन है उससे। मोमेंटम हमारे पास गिवन है 3.3 एक्सपोनेंट माइनस 29, और वैल्यूज पुट कर देते हैं, वैल्यूज हो जाएंगे 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 29, डिवाइड किससे होगा 3.3, सॉरी माय बैड, एक्सपोनेंट माइनस 34, और 3 डिवाइड किससे होगा 3.3
एक्सपोनेंट माइनस 29। तो जैसे ही आप इन दोनों को डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर आता है, आंसर हमारे पास आ जाता है सिंपली यहाँ पे 2.007 एक्सपोनेंट माइनस 5 और वेवलेंथ निकाल लिए तो यूनिट आ जाएगा मीटर। तो अगर हम अब देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या बच जाता है करेक्ट, सी 2 एक्सपोनेंट माइनस 5 जो कि राउंड ऑफ होकर यहाँ पे वन सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर लिखा हुआ है। अगला सवाल कह रहा है द फोटोन इन अ रेडियो वेव ऑफ वेवलेंथ 3 एक्सपोनेंट 8 सेंटीमीटर हैज एन एनर्जी। अच्छा, आपके पास सबसे पहली चीज वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो गिवन है हमारे पास 3 एक्सपोनेंट 8 सेंटीमीटर। हमेशा एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो हम लोगों ने सबसे पहले तो ये चेक करना है कि वो ऐसा यूनिट में है या नहीं है। चूंकि ये नहीं था, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ा, तो ये आपके पास मीटर्स में जाने के बाद हो जाएगा 10 की पावर 10 मीटर्स। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 एक्सपोनेंट 100 से डिवाइड किया हमने, ये हो जाएगा 3 एक्सपोनेंट 6 मीटर्स। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 3 एक्सपोनेंट 6 मीटर्स फॉर द वेवलेंथ। आपसे पूछ रहे हैं एनर्जी निकाल के दिखाओ। किसी भी वेव की जो एनर्जी होती है अकॉर्डिंग टू प्लैंक वो बराबर होती है एच न्यू के। न्यू यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी। हम एक बात और जानते हैं, एक बेसिक फॉर्मूला जो कि होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इन टर्म्स ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को न्यू से कर देते हैं और लैम्डा तो लैम्डा ही रहता है। तो लैम्डा की जगह पे हम लोग न्यू की जगह पे हम लोग यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी की जगह पे हम चाहें तो रिप्लेस करके ये भी लिखा जा सकता है आपके पास कि न्यू एक्चुअली हमारे पास किसके बराबर है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये बराबर है हमारे पास c अपॉन लैम्डा के। तो मैं यहाँ पे एच न्यू की जगह पुट कर देता हूँ एच सी ओवर लैम्डा। ठीक है, एच सी ओवर लैम्डा जैसे ही आप पुट करोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एच की जो वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू है विच इज इक्वल टू 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34। सी की जो वैल्यू है विच इज 3 एक्सपोनेंट 8 एंड लैम्डा की जो वैल्यू है हमारे पास जो कि क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 3 एक्सपोनेंट 6। तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपने अपने कैलकुलेटर्स के अंदर ये वैल्यूज पुट करनी है क्योंकि ये एनईडी का पास पेपर का क्वेश्चन है। तो जब आप एनईडी में बैठे होगे आपको कैलकुलेटर अलाउड होगा और जैसे ही आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो जो आंसर आपको मिलता है फाइनल वो हमारे पास आ जाता है 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 32। आप चाहो तो इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते थे, 3 से 3 कैंसिल हो रहा था, 10 की पावर्स को सॉल्व करना था सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने इसमें। तो आंसर आ गया 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 32 जूल्स। नाउ सर्च फॉर द ऑप्शन माइनस 32। देखें मेरे पास किस ऑप्शन में आ रहा है, सी ऑप्शन में, जिसको राउंड ऑफ करके 6.63 भी लिखा हुआ इन लोगों ने 3 डिजिट्स के अंदर। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। सवाल में कह रहे हैं द वेलोसिटी ऑफ अ 1 kg मास। तो सवाल में सबसे पहली चीज आ गई मेरे पास मास दैट इज 1 kg। आगे क्या कह रहे हैं एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 जूल। काइनेटिक एनर्जी भी आ गई जो कि कहती है 1 जूल। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। हमें हमेशा ये चीज याद रखनी चाहिए कि आपके पास जो चीज गिवन है उससे बनाना है हमने फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी को कहते हैं कि जो भी बॉडी आपके पास कभी मूव करने लग जाती है तो मूव करते करते जो एनर्जी वो बॉडी गेन करती है उसे आप कहते हो काइनेटिक एनर्जी। और यू कैन ऑल्सो से द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है हमारे पास, वो फॉर्मूला हमारे पास बन के आता है काइनेटिक एनर्जी का हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब मुझे यहां से वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, इसको अकेला कर लेते हैं। 2 जाके काइनेटिक एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और मास जाके काइनेटिक एनर्जी के साथ डिवाइड हो जाएगा। फॉर्मूला बन जाएगा v के स्क्वायर का। सवाल में सिर्फ स्पीड पूछी है या वेलोसिटी पूछी है, उसका स्क्वायर नहीं पूछा। तो अगर स्क्वायर नहीं पूछा तो मुझे स्क्वायर को कटाने के लिए यहाँ पे दोनों साइड्स पे क्या लगाना पड़ेगा, रूट। तो v का फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1, मास कितना दिया हुआ है 1, तो सब चीजें तो 1 है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली ले देके क्या बच गया √2 मीटर पर सेकंड। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो फाइनल आंसर यहाँ पे आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास b √2। 56. If the momentum of a body is increased n times, its kinetic energy increases. अच्छा, अक्सर बच्चों को मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का भी हमारे पास लिंक अक्सर मालूम नहीं होता। देखिए मोमेंटम क्या चीज होती है, मोमेंटम हम लोग कहते हैं सिंपली किसी भी बॉडी के अंदर कितना मोशन मौजूद है, कितना वो मूव कर रही है, दैट इज द मोमेंटम। ठीक है, वो उस बॉडी का मोमेंटम कहलाता है। और उसको अगर हम लोग मैथमेटिकली ट्रीट करें
तो मैथमेटिकली ट्रीट करने में जो मोमेंटम है वो बराबर होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी के। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी भी मोशन से ही रिलेटेड चीज है, बट ये क्या है, वो एनर्जी जो कि मोशन में आने के बाद बॉडी के अंदर आपके पास आती है, यानी कि जो भी बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगी तो वो क्या गेन करना स्टार्ट कर देगी, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हो जाता है हमारे पास हाफ mv²। अगर मैं ये काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा आपके पास और सिंप्लीफाई करूं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो मास से, तो इक्वेशन बन जाती है हमारे पास 1/2 m और v दोनों, m का भी स्क्वायर हो गया तो मैं उसको होल स्क्वायर करके लिख देता हूं, mv बराबर होता है मोमेंटम के। तो यहां से फॉर्मूला एक बन के आ गया मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का, p² डिवाइडेड बाय 2m। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं मोमेंटम को n टाइम्स इंक्रीज करता हूं, भाई मोमेंटम को तुम अगर n टाइम्स इंक्रीज करोगे तो आओ देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी चेंज, डैश हो जाएगी। मोमेंटम कितने टाइम इंक्रीज हो गया, पहले के मुकाबले में n टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो अब जो चेंज आया वो सिर्फ क्या चेंज आया, ये स्क्वायर दोनों पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब पहले के मुकाबले में, पहले की जो काइनेटिक एनर्जी थी p²/2m, उसके मुकाबले में अब जो हमारे पास चेंज आ चुका है वो हो चुका है n² टाइम्स। दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। (57) Can two bodies of 4 gram and 16 gram have the same kinetic energy? What is the ratio of their momentums? फिर वही देखें, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को आपस में जो हम रिलेट करते हैं, जिस फॉर्मूले से रिलेट करते हैं वो फॉर्मूला आपके पास ke इज इक्वल टू p²/2m। कंफ्यूज मत होइएगा, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो कि मोशन में आने की वजह से बॉडी में आती है, जबकि मोमेंटम का मतलब होता है कि बॉडी में कितना मोशन मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब यहां से अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आपसे सवाल में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी। ए कौन है, 4 ग्राम्स वाला, बी कौन है, 16 ग्राम्स वाला। तो अगर ए की काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी, ए की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा मोमेंटम ऑफ ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। बी की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, बी की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। बस मोमेंटम हमारे पास ए और बी के अलग अलग पुट किए जा रहे होंगे। सवाल में क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम, तो इसके लिए तो मुझे इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो जैसे ही मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करता हूं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो डिवाइड करने के बाद आपके पास लेफ्ट के नीचे लेफ्ट साइड आ गई काइनेटिक एनर्जी ए डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी बी, और बराबर हो जाएगी राइट के नीचे राइट साइड p²a डिवाइडेड बाय 2m डिवाइडेड बाय p², अच्छा मास भी, सॉरी, ए बॉडी का यहाँ पे, और यहाँ पे मास किसका, बी बॉडी का, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा p²b डिवाइडेड बाय 2m और मास किसका, बी बॉडी का। सबसे पहले अगर हम देखें कि कैंसिल क्या क्या चीजें हो रही हैं आपके पास यहाँ पे, तो कैंसिल कर देते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो कैंसिल हो रहा है दैट इज 2 से 2 हमारे पास यहाँ पे उठ के कैंसिल हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा सवाल में और क्या चीज गिवन है, कह रहे हैं सेम काइनेटिक एनर्जी, भाई सेम है तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए हमारे पास। तो इक्वेशन में बचा क्या, इक्वेशन में हमारे पास ले दे के बच गया काइनेटिक एनर्जी, दोनों साइड्स जो लेफ्ट साइड पे थी वो तो कैंसिल हो गई, ठीक है। अगर वो कैंसिल हो जाती है तो हमारे पास जो आपके पास लेफ्ट साइड पे बचा दैट इज 1। राइट साइड पे क्या बचता है हमारे पास, राइट साइड पे हमारे पास बचता है p²a, सबसे नीचे था मास ऑफ बी, वो चला जाएगा सबसे टॉप पे, ठीक है। डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा p²b और उसके साथ लग जाएगा हमारे पास मास ऑफ ए। अब हम अगर चाहें तो p²a अपॉन p²b को सेपरेट कर सकते हैं, ma यहां जाके हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा और mb यहां जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, यहां बच जाएगा p²a डिवाइडेड बाय p²b। मोमेंटम्स का रेशियो तो बन गया सर, दोनों डिवाइड तो हो रहे हैं, लेकिन हमसे मोमेंटम के स्क्वायर्स का रेशियो नहीं पूछा, सिर्फ उनका रेशियो पूछा है। तो हमें दोनों साइड्स पे स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या लगाना पड़ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो जैसे ही आप यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे तो आपका जो फाइनल फॉर्मूला बन के आएगा वो बन जाएगा pa मोमेंटम ऑफ ए डिवाइडेड बाय pb मोमेंटम ऑफ b बराबर होगा मास ऑफ ए, मास ऑफ ए है 4 ग्राम्स, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय मास ऑफ बी। मास ऑफ बी जो है आपके पास वो गिवन है हमारे पास सिंपली 16 ग्राम्स, तो 4/16 आपके पास, और उनके ऊपर क्या लगा हुआ है, सिंपली रूट, ठीक है जी। तो 4/16 बराबर हो जाएगा 1/4 के, ठीक है। और जब 1/4 के बराबर होगा तो उसका रूट निकाल लेते हैं,
1 का रूट होता है हमारे पास 1, 4 का रूट होता है 2, तो आंसर क्या आ गया 1/2 विच इज 1:2। तो आपके पास ऑप्शन बन जाता है बी, ऑप्शन बी इज 1:2। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का जो आपस में फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, जिसका सिंपली मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के स्क्वायर के। ठीक है, मोमेंटम के स्क्वायर के। तो अगर आप मोमेंटम को 2 टाइम्स बढ़ाओगे तो उसका स्क्वायर कर लो, काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स बढ़ेगी 4 टाइम्स। ठीक है, एक तो एक आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, और अगर आप इसका सोल्यूशन चाहते हो तो सोल्यूशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं भाई कि काइनेटिक एनर्जी भाई चेंज हो रही है, चेंज हो रही है उसको कह देते हैं के ई डैश। कब चेंज हो रही है? जब मोमेंटम को हमने कितने गुना कर दिया पहले के मुकाबले में 2 गुना कर दिया। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा 2p का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, अंदर बच जाएगा हमारे पास p स्क्वायर ओवर 2m विच इज एक्चुअली इक्वल टू द एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी। तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या बन जाता है ऑप्शन सी। क्वेश्चन में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज हैज द लार्जेस्ट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी में कब आती है जब वो मूव करने लगती है। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर। आओ जरा एक एक करके ऑप्शंस के लिए चेक करते हैं। हाफ एम, पहले ऑप्शन के अंदर मास है 3m और वेलोसिटी है सिंपली v, तो आपके पास ये बन जाएगा 3/2 mv। ठीक है, बी ऑप्शन पे चलते हैं। बी ऑप्शन में कह रहे हैं कि भाई आपके पास फॉर्मूला क्या हाफ एम वी स्क्वायर, मास कितना गिवन है 3m, ठीक है, और स्पीड कितनी गिवन है हमारे पास 4v। ठीक हो गया। तो अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 4 से 12, 12/2 कितने हो जाएंगे हमारे पास 6mv। ठीक है, अच्छा सी ऑप्शन पे चलो। सी ऑप्शन जब हम देखते हैं तो सी ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है कि मास आपके पास कितना है भाई 2m है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अगर आपने निकालनी है फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, मास है हमारे पास 2m और वेलोसिटी कितनी है 3v। तो भाई इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बच जाएगा हमारे पास सिंपली 3mv। डी ऑप्शन पे आ जाओ। डी ऑप्शन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया हाफ मास, सॉरी माय बैड, डी ऑप्शन में तो नन ऑफ दीज है, तो डी ऑप्शन को तो हटा देते हैं फिलहाल। अब देखते हैं सबसे पहले कि सबसे ज्यादा किसके पास जा रही है। 3/2 को राउंड ऑफ फ्रैक्शन में डेसिमल में ले आओ तो ये हो जाता है 1.5 mv। तो भाई ए ऑप्शन है 1.5 mv। ठीक है, बी ऑप्शन है 6 mv और सी ऑप्शन है हमारे पास 3 mv। तो क्लियरली मुझे नजर आ रहा है कि मैथमेटिकली जिसकी वैल्यू बड़ी आने वाली है वो है ऑप्शन बी 6 mv। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहे हैं इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज ट्वाइस ऑफ प्रीवियस वेलोसिटी देन काइनेटिक एनर्जी विल बिकम। आओ चेक कर लेते हैं भाई। काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं पहले थी हाफ एम वी स्क्वायर, अब हो गई है काइनेटिक एनर्जी डैश, जो कि कितनी हो गई है पहले के मुकाबले में, कम या ज्यादा मुझे नहीं पता, बट उसकी जो वेलोसिटी है वो पहले के मुकाबले में डबल हुई हुई है, तो डबल पे स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, डबल का स्क्वायर हो जाता है 4, अंदर दोबारा से बच जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। सर हाफ एम वी स्क्वायर तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी पे कितना फर्क पड़ गया 4 टाइम्स, व्हिच मींस दैट द ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर। सवाल हमसे कह रहा है एन इलेक्ट्रिकल हीटर सप्लाइज 1.8 किलोवाट। यूनिट देख के मैंने पहचाना वॉट, वॉट यूनिट होता है पावर का, हमें सबसे पहली चीज गिवन है पावर। पावर का जो पी से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो वो आ गई हमारे पास 1.8 किलोवाट, बट दैट इज नॉट एन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में लाने के लिए हमें इससे क्या करना पड़ता है 1000 से मल्टीप्लाई, ताकि ये आ जाए एसआई यूनिट के अंदर और ये हो जाएगा 1800 वॉट्स। ठीक है भाई, आगे कह रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट टू अ टैंक ऑफ वाटर हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू हीट 200 किलोग्राम। कितनी देर लगेगी उसको। मास आ गया हमारे पास, सबसे पहले 200 किलो पानी को हम लोगों ने हीट करना है। ठीक है, इन द टैंक फ्रॉम 10 सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस। तो अगली चीज जो मैं निकाल सकता हूं वो यहाँ पे बता सकता हूं भाई चेंज कितना आ रहा है टेम्परेचर के अंदर, क्योंकि मुझे इनिशियल और फाइनल दोनों चीजें गिवन है। तो डेल्टा टी आप कैसे निकालोगे, सिंपली 70 में से यानी कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो, ये आ जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। आगे कह रहे हैं अज्यूम हीट लॉसेस टू द सराउंडिंग टू बी नेग्लिजिबल। कोई हीट लॉस नहीं हो रही। अब बताओ कि आपके पास कितना टाइम लग रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, जिसका मतलब हमें क्या निकालना है यहाँ पे टाइम निकालना है। हमेशा याद रखना बेटा फॉर्मूला किससे बनता है, जो चीज गिवन होती है। यहां गिवन है हमारे पास पावर,
पावर का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है एनर्जी ओवर टाइम। इस सवाल में जिक्र है हीट एनर्जी का, तो हम लोग सिंपली लिख देंगे हीट एनर्जी ओवर टाइम। तो अगर आपने टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि आप हीट एनर्जी को सिंपली डिवाइड कर दो किससे, पावर से। हीट एनर्जी कहां से लाएं सर? हीट एनर्जी यानी कि जो डेल्टा क्यू होता है उसका भी एक फॉर्मूला है, और उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एम सी डेल्टा टी। एम सी जिसमें एम इज द मास, सी इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब डिवाइड किससे करना है आपने? इसको उठा के पावर से। तो जब आप इसको डिवाइड करते हो तो वैल्यूज हमारे पास जो लिखी जाएंगी, यहाँ पे सारी वैल्यूज हम लोग एक एक करके पुट कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पे मास गिवन है लाइन से, मास कितना गिवन है आपके पास? 200। ठीक है, सी होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कि सवाल में नॉर्मली दी जाती है, बट चूंकि वाटर का जिक्र है तो वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट एंड दैट इज 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगी यहाँ पे। अच्छा, सी की वैल्यू है 4200, वो भी हमने मेंशन कर दी। डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास है 60, डिवाइड करना है पावर से। पावर आपके पास है 1800। ठीक है जी, तो जैसे ही आप इन सबको डिवाइड करते हो तो आंसर आपके पास यहां पे आ जाता है 2.8 एक्सपोनेंट 4। ठीक है, ऑप्शन में छोटी सी मिस्टेक है, मेरे ख्याल से माइनस एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली ए 2.8 एक्सपोनेंट 4। अच्छा जी, आओ जरा सबसे पहले तो क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन कह रहा है द हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है जी, देखें हीट कैपेसिटी हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है एक मटेरियल के लिए, किसी भी मटेरियल के लिए, जिसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? उसे हम डिफाइन करते हैं वो हीट जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं दूं जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाए। सही है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाए हमारे पास? टेम्परेचर बढ़ जाए। और कितना बढ़ जाए? वो टेम्परेचर बढ़ जाए हमारे पास 1 डिग्री। सही है, वो 1 डिग्री भी हो सकता है या 1 केल्विन भी हो सकता है हमारे पास। तो अगर आपके पास आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट देते हो तो सिंपल सी बात है आपकी दी जाने वाली हीट की वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो अगर आपकी दी जाने वाली हीट की वजह से जो टेम्परेचर है अगर वो सिर्फ 1 डिग्री या 1 केल्विन चेंज होता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि भाई वो अमाउंट ऑफ हीट कहलाती है हीट कैपेसिटी फॉर दैट पर्टिकुलर मटीरियल। अब हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला बनता है वो हमारे पास सिंपली होता है सी डेल्टा टी, जिसमें सी जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे पास हीट कैपेसिटी को, जबकि डेल्टा टी जो है वो रिप्रेजेंट करता है चेंज इन टेम्परेचर को। अच्छा, अक्सर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं हमारे पास, क्योंकि एक इसी की टर्म्स में हमारे पास एक और चीज आती है जैसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में और हीट कैपेसिटी में सिर्फ क्या फर्क है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम वो अमाउंट ऑफ हीट नोट करते हैं जो कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के 1 kg मास को देंगे। ठीक है, यानी कि सारी की कंडीशंस वही है, रिक्वायर्ड टू रेज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन। ठीक है, लेकिन एक ऐसी बॉडी का जिसका मास हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ 1 kg। ठीक है, तो आपके पास इसके जो फॉर्मूले में जरा सी चेंजेस होती हैं, इसके फॉर्मूले में और हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ मास का फर्क होता है। तो यहाँ पे चूंकि सवाल में हीट कैपेसिटी का जिक्र है सिर्फ और सिर्फ, तो मैं क्या मेंशन करूंगा? वो हीट जो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रही हो। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास पहला ऑप्शन आता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट रेजेस द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन। ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, नीचे जाने की हमें जरूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी, ओके। 63 में कह रहे हैं द हीट कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज ट्वाइस दैट ऑफ ऑब्जेक्ट ए, यानी कि दो ऑब्जेक्ट है, एक आ गया ए एक आ गया बी। अगर ए की जो हीट कैपेसिटी है हमारे पास वो हम लोगों को दी हुई है यहाँ पे सिंपली सी, लेट्स से मैं ए की हीट कैपेसिटी कह देता हूँ सी गिवन है, तो आपके पास बी की जो है वो कह रहे हैं ट्वाइस है, तो बी की हीट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 2c। सही है, आपसे कह रहे हैं कि भाई इन दोनों को उठा के ए बॉडी ये रही और बी बॉडी ये रही, दोनों को उठा के हमने थर्मल कांटेक्ट में रखा हुआ है। ए बॉडी मौजूद है 300 केल्विन पे, यानी कि इसका इनिशियल टेम्परेचर गिवन है। बी बॉडी मौजूद है हमारे पास 450 केल्विन पे, यानी कि इसका भी इनिशियल टेम्परेचर गिवन है। होगा क्या? बी बॉडी हॉट है, उसमें से हीट निकलेगी और वो सारी हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा? ए बॉडी, क्योंकि सवाल में उन्होंने खुद कह दिया आपसे कि ये दोनों थर्मल कांटेक्ट में है, जिसकी वजह से ए से निकलने वाली तमाम हीट किसके पास जाएगी? सिर्फ और सिर्फ बी के पास जाएगी। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या बना सकते हैं? हमें मालूम है कि यहाँ पे जो हीट ए बॉडी
बी बॉडी अपने अंदर से इमिट कर रही है वो एक्चुअली बराबर है आपके पास उस हीट के जो कि ए बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है। हीट कैपेसिटी से अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें तो फॉर्मूला बन जाता है सी डेल्टा टी। आपके लिए मैंने यहाँ पे बी लगा दिया और ए बॉडी के लिए हम लोगों ने क्या लगा दिया आपके पास सिंपली सी ए। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, हमें इन्होंने बोला हुआ है कि बी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ए के मुकाबले में ट्वाइस है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आपके पास 2Ca इज इक्वल टू सी ए डेल्टा टी। जैसे मुझे फायदा क्या हुआ कि सी ए से सी ए कैंसिल होगा, तो यहाँ बच गया 2 डेल्टा टी फॉर बॉडी बी का डेल्टा टी और यहाँ पे आएगा बॉडी ए का डेल्टा टी फॉर बॉडी बी। डेल्टा टी इनिशियल टेम्परेचर कितना था 450, ये तो मुझे मालूम है। चेंज कितना हो गया, यहाँ से कहाँ तक गया टेम्परेचर हमारे पास, माइनस कर देते हैं इसका फाइनल टेम्परेचर। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे जब तक आपके पास फाइनल टेम्परेचर पहुंचेगा हीट जाती रहेगी बॉडी ए में, कब तक जाती रहेगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। वो बराबर टेम्परेचर मुझे मालूम ही नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 450 माइनस टी। और ए बॉडी के लिए चेंज जो आएगा वो कितना आ जाएगा, फाइनल टेम्परेचर उसका है टी और इनिशियल टेम्परेचर कितना है उसका 300। अब आपने सिर्फ सॉल्व करना है इक्वेशन को, ये हो जाएगा 900 माइनस 2t और यहाँ पे आ जाएगा t माइनस 300। अब t को अपने पास ले आते हैं, 2t वहां पे जाके प्लस हो जाता है आपके पास, तो इक्वेशन बन जाती है हमारे पास 2t प्लस 3t, 2t प्लस t इज इक्वल टू 3t और 300 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो 900 प्लस 300 कितने हो जाएंगे हमारे पास 1200। सिर्फ t की वैल्यू चाहिए, 3 दूसरी साइड पे जाके आपके पास डिवाइड हो जाएगा एंड द इक्वेशन विल बी रिड्यूस टू t इज इक्वल टू 400। और चूंकि ऐसा यूनिट सवाल में केल्विन गिवन है तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 400 केल्विन। ठीक है जी, सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज ऑप्शन बी। इस सवाल में कह रहे हैं एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड एज 2 किलोवाट। सबसे पहली चीज जो कि मुझे सवाल में यहाँ पे दे दी गई है दैट इज पावर। पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, ये आ गया हमारे पास 2 किलोवाट। अब 2 किलोवाट, किलो जो है एक ऐसा प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है 10 की पावर 3 लगाते हैं आप उसको हटा के, तो ये बन जाएगा सिंपली 2000 वॉट्स या 2 एक्सपोनेंट 3 वॉट्स। ठीक है, आगे कह रहे हैं इज यूज्ड टू हीट 200 किलोग्राम ऑफ वाटर। कितने मास को हीट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से मास भी मैंने लिख दिया अपने पास, मास आ गया मेरे पास 200 किलोग्राम। आगे कह रहे हैं फ्रॉम 10 सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस, तो अगली चीज जो मैं निकाल सकता हूं वो डेल्टा टी निकाल सकता हूं। फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं, टेम्परेचर में चेंज आ गया 60 डिग्री सेल्सियस का, बोले हीट कहीं लॉस नहीं हो रही, बताओ कितना टाइम लगेगा हीट को यहाँ पे ट्रांसफर होने में। तो आपके पास आपने टी निकालनी है, यानी कि टी की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो चीज हमें गिवन है हम उसे स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है पावर, पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी ओवर टाइम। क्योंकि इस सवाल में हीट एनर्जी का जिक्र है तो सिंपली क्या हो जाएगा आपके पास हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। अब अगर आपने टाइम की वैल्यू निकालनी है तो वो बराबर हो जाएगी हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय पावर के। ठीक है, हीट एनर्जी का अपना फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू का mc डेल्टा टी, जबकि P पावर हम लोगों को यहाँ पे गिवन है। आओ वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। कैलकुलेटर आई होप कि आप सबके पास मौजूद होगा, क्योंकि हम एनईडी के पॉसिबल सॉल्व कर रहे हैं तो हमें अलाउ है, उसको हम यूज करके फिर यहाँ पे डायरेक्टली आंसर निकाल लेते हैं। मास गिवन है 200। ठीक है, सी जो होती है वाटर के लिए, चूंकि वाटर गिवन है, वाटर के लिए सी की वैल्यू कांस्टेंट है जो कि आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, दैट विल बी 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन। अदरवाइज इसको मेमोराइज करना जरूरी है आपके लिए। डेल्टा टी हमारे पास गिवन हो गया 60। पावर जो हमें गिवन है यहाँ पे वो कितनी हो जाएगी आपके पास सिंपली 2000। अब आप इन वैल्यूज को पुट कर दें यहाँ पे, तो जैसे ही पुट करने के बाद आप लोग इसका आंसर निकालेंगे। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा सिंपली 25200। इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 एक्सपोनेंट 3 करके, तो 25 एक्सपोनेंट 3 या 25.2 एक्सपोनेंट 3 सेकेंड्स हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। सॉरी, इसको थोड़ा खूबसूरती से लिख लेते हैं, यह आ जाएगा 25200 और 25.2 exponent 3 seconds. So the correct option which we are left with is option C, 25.2 exponent 3 seconds. इस क्वेश्चन में कह रहे हैं which of the following is the unit of specific heat. सबसे पहले तो हमें स्पेसिफिक हीट जो है, स्पेसिफिक हीट के बारे में जानना पड़ेगा। स्पेसिफिक हीट हम ऐसी हीट को कहते हैं, वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि हमारे पास किसी भी सब्जेक्ट को दी जाती है, सॉरी किसी भी ऑब्जेक्ट को दी जाती है, कब, उसके 1 kg मास का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए। उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। हीट, हीट का यूनिट होता है हमारे पास जूल। ठीक है जी, मास का यूनिट होता है हमारे पास किलोग्राम और टेम्परेचर का यूनिट होता है हमारे पास केल्विन। तो ये यूनिट सिंपली हमारे पास क्या बन गया, जूल पर केजी केल्विन। तो विच मींस करेक्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इस सवाल में कह रहे हैं द स्पेसिफिक हीट फॉर एन आइडियल गैस फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज। अच्छा, आंसर वैसे मेंशन है लेकिन पहले समझते हैं कि इसके सवाल में क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं एक आइसोथर्मल प्रोसेस है।
अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस की बेटा पहचान क्या होती है? आइसोथर्मल प्रोसेस की ये पहचान होती है कि वो प्रोसेस एक ऐसा थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस जिसमें आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल का मतलब यहाँ पे आपके पास हीट या टेम्परेचर से लिंक्ड है। तो एक ऐसा प्रोसेस जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ प्रोसीड करता है, जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा टी किसके बराबर है भाई? आपके पास जीरो के। अब पूछ रहे हैं स्पेसिफिक हीट निकालो। हमें मालूम है कि स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला है वो होता है हमारे पास डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी, यानी कि हीट को सिर्फ किससे डिवाइड करना है हम लोगों ने? डेल्टा टी से। बट हमें एक चीज समझ में आती है कि भाई यहाँ पे तो डेल्टा टी ही जीरो हो चुका है। तो अगर आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हो तो जीरो से डिवाइड करने के बाद आपके पास जो फाइनल आंसर आता है वो बन जाता है इन्फिनिटी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास दैट इज ऑप्शन सी, इन्फिनाइट। 67 कैन ए फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड। सोलेनोइड के अंदर जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बनती है कब? जब उसमें से हम कोई करंट गुजारते हैं। तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय एल, जिसमें म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेसेस, यानी कि आपके पास खाली जगह में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो पाती है, ठीक है। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेसेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेसेस एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई एक्सपोनेंट -7 और उसका यूनिट होता है वेबर पर एम्पेयर मीटर। सिमिलरली एन की बात करें तो एन शो करता है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स को, कि जो सोलेनोइड हमारे पास मौजूद है उसमें कितनी टर्न्स हैं। आई शो करता है हमारे पास करंट को, और एल जो है दैट इज द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, कि आपके पास इस सोलेनोइड की लेंथ कितनी होगी। अब आप खुद देखें, जो जो चीजें न्यूमरेटर के अंदर लिखी हुई हैं वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाएंगी, और जो भी चीजें हमारे पास डिनोमिनेटर में लिखी हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन जाएंगी। नाउ लुक एट दैट, कह रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के साथ। नहीं सर, बी और एल दोनों ऑपोजिट साइड्स पे हैं, ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ए तो नहीं हो सकता। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के साथ, बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा कोई है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, नहीं डायरेक्टली है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, नहीं डायरेक्टली है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बच जाता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, विच इज ऑप्शन बी। 68 कह रहे हैं अ लॉन्ग सोलेनोइड हैज 800 टर्न्स पर मीटर। मुझे इस सोलेनोइड के बारे में सबसे पहली चीज जो बता दी वो ये बता दी कि इसकी नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, और इसकी नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे पास 800 टर्न्स, ठीक है जी। और कितने लेंथ पे लाई कर रही है ये? इसकी जो लेंथ है जिसके ऊपर ये टर्न्स लाई कर रही है वो है लेंथ पर मीटर, यानी कि आपको लेंथ कितनी गिवन है यहाँ पे? 1 मीटर, सही है। करंट कितना फ्लो कर रहा है? करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट फ्लो कर रहा है हमारे पास 1.6 एम्पियर, लाइन से गिवन है सारी वैल्यूज। आगे कह रहे हैं द मैग्नेटिक इंडक्शन, कितनी फील्ड बनेगी आपके पास एट द एंड ऑफ द सोलेनोइड, ये बताना है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो कि सोलेनोइड के अराउंड जनरेट होती है उसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय एल, जिसमें म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, एन कहलाते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, आई हमारे पास होता है आई हमारे पास होता है करंट, ठीक है जी। और आपके पास लास्ट में जो एल लिखा हुआ है दैट इज द लेंथ। तो अब आप वैल्यूज पुट कर देते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास है 4 पाई एक्सपोनेंट -7, नंबर ऑफ टर्न सवाल में गिवन है जो कि हमारे पास कितनी गिवन है? 800, ठीक है जी। उसके आगे हमें करंट भी गिवन है, करंट की जो वैल्यू है आपके पास, करंट की वैल्यू है 1.6, और उसके बाद हमें लेंथ भी गिवन है, ठीक है। लेंथ हमारे पास है 1, ठीक है। इसे डिवाइड कर देते हैं, जिससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा डिवाइड करने से, बट आपके पास यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ रहा है कैलकुलेटर में सॉल्व करने के बाद दैट इज 1.6 एक्सपोनेंट -4 टेस्ला, जिसकी वजह से आपके पास जो फाइनल आंसर बनता है वो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। अगर हम यहां पे देखें ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड इज बी। मैग्नेटिक फील्ड बी है उसके अराउंड, ठीक है। कह रहे हैं इफ रेडियस इज डबल्ड, जो सोलेनोइड का रेडियस है, पहले लेट से हमारे पास था आर, अब कह रहे हैं इसका रेडियस डबल कर दो, ठीक है। रेडियस आर डैश हो गया जो कि बराबर है 2r के, और इसमें जो पहले करंट मूव कर रहा था, पहले आई करंट मूव कर रहा था हमारे पास, और करंट जो है वो भी अब हमने कितना कर दिया? डबल कर दिया। तो पहले जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसके अराउंड बी, उसका फॉर्मूला सिर्फ था म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय एल।
अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बी डैश, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, एन तो वहीं का वहीं है, आपके पास आई करंट कितना हो चुका है 2 टाइम्स, ठीक है, और आपके पास इसी तरीके से जो इसकी लेंथ है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सर रेडियस पे फर्क पड़ा है ना, रेडियस और लेंथ बेटा अलग अलग क्वांटिटीज होती हैं। लेंथ होती है सोलेनोइड की यहां से यहां तक जो कि लॉन्गिट्यूडनल आपके पास है, रेडियस होता है उसका टर्न कितना बड़ा आपके पास सिंपली। तो रेडियस के पर चेंज करने से सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका मतलब सिंपली क्या हो गया, यहां पे इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई ओवर एल, जो कि एक्चुअली बराबर है पुरानी मैग्नेटिक फील्ड के। तो बी डैश की वैल्यू किसके बराबर आ गई हमारे पास 2b के, व्हिच मींस द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 69 इज 2b। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहे हैं आपके पास इफ लेंथ ऑफ द सोलेनोइड इज मेड 4 टाइम्स एंड द नंबर ऑफ टर्न्स बिकम्स डबल, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज, ठीक है, मान लेते हैं भाई मैग्नेटिक एक सोलेनोइड है मेरे पास, सही है, उस मैग्नेटिक उस सोलेनोइड के अंदर आपके पास उस सोलेनोइड की लेंथ हम मान लेते हैं एल है और सोलेनोइड के नंबर ऑफ टर्न्स है एन, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला बन जाता है म्यू नॉट एन आई ओवर एल। अब इसी सोलेनोइड के अंदर क्या कह रहे हैं, इसकी लेंथ को 4 गुना बढ़ा दो, ठीक है, बढ़ा देते हैं भाई, फॉर एग्जाम्पल ये बढ़ गई हमारे पास 4 गुना हो गई लेंथ, 4l हो गई, और इसके नंबर ऑफ टर्न्स भी डबल कर दिए हम लोगों ने पहले से, अगर आप देखें तो नंबर ऑफ टर्न्स भी कितने हो गए 2n। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, आओ चेक कर लेते हैं, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स हो गए 2n, ठीक है, करंट को हमने नहीं छेड़ा, डिवाइडेड बाय लेंथ को हमने छेड़ा है, लेंथ हम लोगों ने कितनी कर दी 4 टाइम्स कर दी। अब देखो यहाँ पे जो फाइनल नंबर बचता है वो बच जाता है 1/2 एंड द फाइनल स्टेटमेंट ओवर हियर इज म्यू नॉट ni ओवर l, ठीक है, तो b डैश एक्चुअली बराबर हो गया 1/2 और ये थी ओरिजिनल या इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये बराबर हो गई आपके पास पहले के मुकाबले में हाफ के, तो इसका मतलब सिंपली क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी विल बिकम हाफ।